हेलो फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कि मौसम अचानक चेंज हो जाता है और कई बार मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता है। कभी चक्रवात आते हैं, कभी प्रति चक्रवात जैसी स्थिति हो जाती है, कभी मूसलाधार बारिश होती है, कभी तेज़ आंधियाँ चलती है। तो ये जो सभी कारण हैं, इसके पीछे कौन से कारक उत्तरदायी है या कौन सा मुख्य कारक है जिसके हम उत्तरदायी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कैन यू फील एयर प्रेशर। क्या आप वायुदाब को महसूस करते हो? व्हेन यू टेक ऑफ और लैंड इन एन एयरक्राफ्ट योर ईयर्स में हर्ट और feel uncomfortable. This is because your eardrums can feel changes in air pressure as the aircraft move quickly up and down. यानी कि कई बार वायुयान को हम टेक ऑफ करते हुए लैंड पे आते हुए देखते हैं और उसके पास अगर हम खड़े हैं तो हमें देखते हैं कि वहाँ से एक ऐसा साउंड नज़र आता है जो आपको कानों के लिए पेनफुली होता है, अनकंफर्टेबल होता है, और आप कानों के पास में उंगलियां दबा के खड़े हो जाते हो। उसके पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे कारण होता है एयर प्रेशर, वायुदाब। और ये जो वायुदाब होता है वो सभी जगह एक जैसा नहीं पाया जाता है। कि वायुदाब क्या है? सभी जगह एक जैसा नहीं पाया जाता है। अक्षांश स्थिति के अनुसार या वायुदाब की पेटियों को अगर हम देखेंगे तो उन सभी मेखलाओं में भी वायुदाब कभी उच्च दाब कभी निम्न दाब पाया जाता है, और इसी के कारण हवाएं चलती है और तूफान आते हैं या चक्रवात बनते हैं या प्रतिचक्रवात बनते हैं। क्यों? क्योंकि कभी हवा ऊपर उठती है और कभी हवा नीचे उतरती है। हवा कब ऊपर उठेगी, कब नीचे उतरेगी, इसको समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर में वायुदाब क्या चीज़ होती है। तो हमें देखते हैं कि वायुदाब क्या चीज़ होती है। देखिए दोस्तों, एयर प्रेशर यानी वायुदाब, सामान्य रूप से वायुदाब को हम कहते हैं एयर प्रेशर। तो वायु का जो दाब होगा उसी को हम एयर प्रेशर कहेंगे। अभी जो वायु का दाब होगा कहाँ पर होगा? धरातल के ऊपर होगा, अंतरिक्ष में तो होगा नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि समस्त वायुमंडल की परतों का धरातल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला जो दाब होता है, धरातल के प्रति इकाई क्षेत्र पर जो पड़ने वाला ऊपर से वायुमंडल की परतों का जो दाब होता है उसी को हम वायुदाब कहते हैं। और वायुदाब को हम क्या कह सकते हैं? वायुदाब को हम एटमॉस्फेयर प्रेशर भी कह सकते हैं, वायुमंडलीय दबाव भी कह सकते हैं। इज ए मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ द एयर। ये किसका मेजर करता है? ये वायु के दाब को मेजर करता है। और प्रेसिंग डाउन ऑन द अर्थ सरफेस, और ये क्या करता है? ये वायु के दाब को धरातल के ऊपर, सतह के ऊपर बढ़ाता है। एयर प्रेशर डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द एयर। एयर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? एयर प्रेशर निर्भर करता है वायु की सघनता के ऊपर। यानी जहाँ पर वायु की सघनता ज़्यादा होगी वहाँ पर वायुदाब अधिक होगा, जहाँ पर वायु की सघनता कम होगी वहाँ पर वायुदाब कम होगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि किसी प्रति इकाई क्षेत्र की हम बात करें और ऊपर से हवा के स्तंभ के बाहर की बात करें तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जो आपका वायुमंडल होता है, और ये वायुमंडल होता है जो पृथ्वी है, जो चारों ओर से वायुमंडल की परतों से घिरी हुई है, अर्थात वायुमंडल पाया जाता है। तो वायुमंडल की जो परतें होती है उन सभी परतों का जो प्रति इकाई क्षेत्र पर हवा के जो स्तंभ का जो बाहर पड़ता है उसे हम क्या कह सकते हैं? वायुदाब कह सकते हैं, या वेट ऑफ एयर कॉलम एप्लाइज प्रेशर। यानी हवा के स्तंभ का भार इस प्रति इकाई क्षेत्र पर, चाहे वो 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, चाहे वो 1 वर्ग इंच हो, कि कितना हवा का स्तंभ का वहाँ पे भार है। क्योंकि हवा में वेट होता है, भार होता है, और भार होगा तो वो क्या करेगी? वो उस सतह के ऊपर वायुदाब को इंक्रीज करेगी, वायुदाब को बढ़ाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि धरातल के ऊपर सभी जगह वायुदाब एक जैसा नहीं पाया जाता। या हम ये कहें कि जो आपकी पृथ्वी है यदि ये घूर्णन नहीं करती तो क्या होता? क्या वायुदाब में अंतर आता या सभी जगह वायुदाब एक जैसा पाया जाता? बिल्कुल, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो एक जैसी स्थिति बनी रहती। बट आपकी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन या परिभ्रमण करने के कारण वायुदाब में अंतर आना स्वाभाविक है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि सरफेस यानी धरातल के पास या समुद्र के पास कहाँ पर वायुदाब सर्वाधिक होगा? तो सही आंसर क्या होगा कि सागर की सतह के ऊपर वायुदाब अधिक पाया जाता है। और सागर की सतह पर कितना पाया जाता है? 1013.25 MB, यानी सागर की सतह के ऊपर 1013.25 मिलीबार वायुदाब पाया जाता है। हम ये
कहते हैं कि जो वायुदाब को अन्य शब्दों में या अन्य परिभाषा के रूप में कहा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी दिए गए स्थान व समय पर वहाँ की हवा के स्तंभ का भार क्या हो गया, वहाँ की हवा के स्तंभ का भार वायुदाब हो गया, यानी सरफेस के पास में, सागर सतह के पास में। या यूँ भी कह सकते हैं धरातल पर या सागर तल पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई जैसे 1 वर्ग इंच हो सकता है या 1 वर्ग गज आदि पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों का जो भार है उसी को हमने क्या कह दिया, उसी को हमने वायुदाब कह दिया। इट मीन्स समझना क्या है कि वायु से या वायु का जो दाब होगा उससे क्या जनरेट होगा, उससे वायुदाब जनरेट होगा। यानी वायु प्लस दाब, यानी वायु में जो भार है तो वायुदाब अधिक है, वायु में भार कम है तो वायुदाब कम है। तो इस चीज़ को आपको समझ में आई होगी कि वायुदाब आखिर में क्या चीज़ है। अब इस वायुदाब के कारण ही मौसम में भी कई बार परिवर्तन दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं कि वायुदाब की स्थिति को और समझते हैं अच्छे से। देखिए दोस्तों, जैसे ये आपकी अर्थ सरफेस और ये हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें, यदि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो तो एयर प्रेशर में क्या होगा, ऊंचाई पर जाने पर एयर प्रेशर में क्या होगा, ऊंचाई पर जाने पर एयर प्रेशर या वायुदाब कम हो जाता है। कब, ऊंचाई पर जाने पर। और जैसे वापस नीचे की ओर आते हो, ऊंचाई से सतह की ओर आते हो तो एयर प्रेशर आपका क्या होता है, एयर हाइट कम होने पर एयर प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर आपका अधिक हो जाएगा, एयर प्रेशर अधिक हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एयर प्रेशर और एल्टीट्यूड्स यानी ऊंचाई में, एयर प्रेशर एंड एल्टीट्यूड्स में किस प्रकार का रिलेशनशिप पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाएगा कि ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब में अंतर आ जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि पर्वतों के ऊपर वायुदाब कम होता है जबकि मैदानों के ऊपर या सतह के ऊपर वायुदाब अधिक होता है। पर्वतों पर वायुदाब क्या होगा, पर्वतों पर वायुदाब कम होगा क्योंकि वायु की सघनता कम होगी, जबकि पर्वत से नीचे के एरिया पर या उसे समतल एरिया पर या मैदानी भाग पर क्या होगा, वायुदाब अधिक होगा क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल की सघनता ज़्यादा दिखाई देती है, वायुमंडल की गैसों की सघनता ज़्यादा होती है इस पर्वतीय या ऊंचे उठे हुए भाग की तुलना में। दूसरा, इस सतह के पास में ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो भी क्या सतह पर ज़्यादा होता है ऊंचाई की अपेक्षा। और जो वायु की सघनता, वायुमंडल की सघनता या सौमंडल में पाई जाने वाली जो गैसें होती है, गैसों का संगठन जैसे जलवाष्प हो गया, धूल के कण हो गया, इन सब का संगठन भी क्या होता है, सतह के पास में ज़्यादा होता है। इसलिए सामान्य रूप से ये कहा जाता है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं या विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो आपके वायुमंडल की पेटियों में बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है। और वायुमंडल की जब पेटी आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि कुछ इफेक्ट तापमान के कारण और कुछ इफेक्ट गति परिवर्तन के कारण भी वायुदाब में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। आगे हम देखते हैं इसमें कि वायुदाब को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों में हम कहें कि डेंसिटी क्या होती है, यानी डेंसिटी होती है घनत्व, कहाँ पर घनत्व ज़्यादा होगा, कहाँ पर घनत्व कम होगा। तो हम ये देखते हैं जब वायु में डेंसिटी अधिक होगी तो जब डेंसिटी अधिक होगी, घनत्व अधिक होगा तो क्या होगा, एयर प्रेशर भी अधिक होगा। और डेंसिटी कम होगी तो एयर प्रेशर भी कम होगा। तो यहाँ पे किस प्रकार का रिलेशनशिप पाया गया, एयर प्रेशर और डेंसिटी पे यहाँ पे प्लस का यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया गया बिटवीन एयर प्रेशर एंड डेंसिटी। नंबर 2, टेम्परेचर की बात करें, यदि टेम्परेचर अधिक है तो आपका एयर प्रेशर क्या कम है, और टेम्परेचर कम है तो आपका एयर प्रेशर अधिक है। तो यहाँ पे किस प्रकार का रिलेशनशिप है, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाएगा, किसमें, टेम्परेचर और एयर प्रेशर के बीच में ऋणात्मक संबंध पाया जाएगा। फिर हम देखते हैं वाटर वेपर्स, जलवाष्प की बात करें, यदि वाटर वेपर्स अधिक है तो एयर प्रेशर कम होगा, या फिर वाटर वेपर्स कम है तो एयर प्रेशर अधिक होगा। तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पर भी नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाएगा वाटर वेपर्स और एयर प्रेशर के मध्य में, यानी वायुदाब और जलवाष्प
के मध्य में ऋणात्मक संबंध होता है। और यदि हम ऊंचाई की बात करें सतह से ऊंचाई पर जाने पर, तो हम ये कहेंगे कि यदि ऊंचाई पर आप जाते हो या यदि ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब क्या होगा, वायुदाब कम हो जाएगा। और वापस सतह पर आने पर या मैदानी भाग पर आने पर या पर्वतों से सतह मैदानी भागों पर आने पर एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि एल्टीट्यूड एंड एयर प्रेशर में किस प्रकार का नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाएगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव रिलेशनशिप यानी प्लस, नेगेटिव रिलेशनशिप यानी माइनस, कि पॉजिटिव कहाँ या किस में पाया गया और नेगेटिव किस में पाया गया। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वायुदाब और घनत्व में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, या वायुदाब अधिक है तो डेंसिटी कैसी होगी, वायुदाब अधिक है ऊंचाई अधिक है तो वायुदाब कैसा होगा, जलवाष्प कम है तो वायुदाब क्या या कितनी होनी चाहिए, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो ये सवालों के लिए आपको इसके बारे में इनका रिलेशनशिप यानी पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट आपको समझना और आना चाहिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट ठीक रहेगा। तो आगे हम बात करते हैं कि इसी को लेके कौन से फैक्टर हो, जिन फैक्टर की हम बात की उन्हीं को हम देखते हैं। और ये देखिए दोस्तों कि जो एयर प्रेशर होती है उसको 3 कारक प्रभावित करते हैं। एयर प्रेशर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, एयर प्रेशर को मुख्यतः 3 कारक प्रभावित करते हैं, एल्टीट्यूड, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। एल्टीट्यूड आपने देख लिया, ह्यूमिडिटी आपने देख लिया, टेम्परेचर के इंक्रीज डिक्रीज होने पर एयर प्रेशर पर क्या इफेक्ट होता है, बढ़ता है या घटता है, ये आपको बता दिया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कोरियोलिस फोर्स या प्रेशर ग्रेडियंट्स या फ्रिक्शन। देखिए दोस्तों ये आपकी जो पृथ्वी है और ये जो आपका इक्वेटर लाइन है, तो यहाँ पे क्या कोरियोलिस फोर्स कितना होगा, C बराबर 0 होगा, C बराबर 0 होगा। और ध्रुवों के पास में C बराबर 1 और C बराबर 1, यानी हम ये कह सकते हैं कि इक्वेटर लाइन पे कोरियोलिस फोर्स कम होता है और इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पे कोरियोलिस फोर्स बढ़ जाता है। अब कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, सामान्यतः पृथ्वी की घूर्णन गति का जो आभासी बल होता है उसी को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इसको हम डिटेल से आगे और पढ़ेंगे। प्रेशर ग्रेडियंट्स यानी दाब प्रवणता, 2 वायु दाब रेखाओं के मध्य में जो अंतर पाया जाएगा उसी को हम ताप द्रवणता कहते हैं। फ्रिक्शन यानी कि पृथ्वी की सतह के पास 1 से लेकर 3 किलोमीटर के पास में घर्षण अधिक होने के कारण भी वायुदाब में अंतर आ जाता है। इसके अलावा कन्वेक्शनल या फ्रिक्शन जो हमने बताया, सनलाइट, इन सब का भी इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, इन सब का इफेक्ट एयर प्रेशर के ऊपर पड़ता है। अब दोस्तों सवाल ये होता है कि एयर प्रेशर कितने प्रकार का होता है, एयर प्रेशर कितने प्रकार का होता है। और तो हम कहेंगे कि एयर प्रेशर सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एयर प्रेशर सामान्यतः कितने प्रकार के होता है, हमेशा ध्यान रखना, कभी आपसे पूछा जाए तो इसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है कि एयर प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं। तो एयर प्रेशर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लो प्रेशर, जहाँ पे LP होगा वो लो प्रेशर होगा, और नंबर 2 HP, जहाँ पे HP होगा वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। लो प्रेशर होगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा। देखिए लो प्रेशर होने पर हवा क्या होती है, हवा ऊपर की ओर उठती है। आपको हमने कहा था हवा कब ऊपर उठेगी, और जब हाई प्रेशर होगा तो वायु क्या करेगी, ऊपर से नीचे की ओर, डाउन टू अर्थ की ओर मूव करेगी। तो दोनों में अंतर देखिए कि लो प्रेशर होने पर हवा ऊपर उठती है और हाई प्रेशर होने पर हवा नीचे डाउन टू अर्थ होती है। तो लो प्रेशर जब होता है तो क्या होता है, किसी स्थान का टेम्परेचर बढ़ जाने पर, किसी स्थान का टेम्परेचर बढ़ जाने पर वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और इधर से वायु गमन करेगी और गमन करके ऊपर की ओर उठेगी, और ऊपर उठने पर वायु हल्की होगी और ऊपर उठेगी, क्योंकि गर्म है, मॉइस्ट ह्यूमिड आर्द्रता वाली होगी, लो डेंसिटी रहेगी, राइज फ्लोटेड और ऊपर उठेगी, और उसके ऊपर उठने के बाद क्या होगा, ऊपर उठने पर संघनन बादल के बाद बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स कि लो प्रेशर क्या, लो प्रेशर में आपका वेदर कैसा होगा, बैड वेदर यानी रेनफॉल होगा, बारिश होगी, मौसम में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि लो प्रेशर में हवाएं क्या होती है, हवा इस प्रकार से मूव करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कन्वर्ज। क्या कहते हैं, कन्वर्ज कहते हैं। इसको कन्वर्जेंस या अभिसरण कहते हैं। कन्वर्जेंस या अभिसरण, तो आपको ध्यान हो यहाँ शब्द आएगा अभिसरण,
अभिसरण होने पर, अभिसरण यानी आमने सामने फेस टू फेस इंटरेक्ट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्ज कहते हैं। जबकि हाई प्रेशर में क्या होगा, हाई प्रेशर में डिसेंडिंग एयर, ये हवा भारी है, इस कारण से नीचे की ओर डाउन टू अर्थ आ रही है, सतह पर आ रही है, तो क्या होगी, एयर कोल्ड होगी, ठंडी होगी, ड्राई होगी, हाई डेंसिटी होगी, उच्च दाब होगा उसका, और सिकुड़ने लगेगी। इस कारण से क्या होगा, नीचे आके इस तरीके से और इस तरीके से मूव करेगी, इस तरीके से इस तरीके से, यानी डाइवर्ट हो रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, डाइवर्ट हो रही है। और डाइवर्ट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है और वेदर कैसा, नाइस वेदर है, यानी यहाँ पे बारिश नहीं होगी, यहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो दोस्तों आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी दुनिया में डेजर्ट पाए जाते हैं, वहाँ पे कारण क्या है, वहाँ पे हाई प्रेशर का बनना ही कारण होता है। और जितने भी ग्रीनरी, हरे भरे वन पाए जाते हैं, या फॉरेस्ट पाए जाते हैं, या अधिक फर्टाइल एरिया पाए जाते हैं, वहाँ का कारण क्या होता है, वहाँ पे लो प्रेशर का बनना, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट है वायु दाब का कम और ज़्यादा होने से। और सबसे जो बड़ी बात है वो क्या है, वायु हमेशा किसका अनुसरण करेगी, वायु हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही चला करती है। ये नियम है, वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती। तो इसमें कंफ्यूज की बात ही नहीं कि वायु कहाँ से कहाँ चलेगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जहाँ क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं, वहाँ पे तो क्या, वहाँ पे लो प्रेशर बनता है। और जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डेजर्ट होता है, नो रेनफॉल रीजन होता है। इस वाले एरिया में हवा जो होगी, इस वाले एरिया में जो हवा होगी, हवा कैसी होगी, हवा अभिसरित होगी, अभिसरित, हिंदी में होता है अभिसरित, अभिसरित या अभिसरण करेगी। और इस वाले में क्या करेगी, हवा अपसारित होगी, अपसारित होगी, अपसारित होगी। तो ये जो टर्म्स है ये आपको इसलिए जानना है, अभिसरित में क्या होता है, आमने सामने वायु आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से आ रही है, और इधर से आएगी, दोनों आपस में एक दूसरे पर आने के बाद ऊपर उठ जाएगी। और ये अभिसरण इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्लेट टेक्टोनिक यदि आप थ्योरी पढ़ते हो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हो, वहाँ भी अगर प्लेटों का मूवमेंट होगा वो भी इसी के आधार पर है। एक कन्वर्ज है, एक डाइवर्ज है, एक अभिसरण होती है, एक अपसरण होता है। दूसरा पर्वतों की निर्माण के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पर भी बता रखा है। भूसन्नति पढ़ोगे, वहाँ भी अभिसरण काम में आता है। कंपनसेशन फोर्स या संपीड़नात्मक बल पढ़ोगे, वहाँ भी अभिसरण, यानी कि जो धरातल है उसके ऊपर जो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स होंगे उसमें भी अभिसरण या अपसारी बल काम में आएगा। देन अभिसारी अपसारी को समझना इसलिए ज़रूरी है कि आपके वेदर के साथ साथ में जियोमॉर्फोलॉजी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको समझना ज़रूरी है। तो हमने बताया कि अभिसरण में क्या होता है, फेस टू फेस होता है, और अपसारण में क्या होता है, डाइवर्ट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों स्थिति आपको हमेशा ध्यान रहनी चाहिए। आगे हम देखते हैं और इसके बारे में और देखते हैं कि जो ये वायु जो आपकी अभिसरित हुई तो उसमें क्या साइक्लोन बना एक में, और एक में एंटी साइक्लोन बना। तो आपसे पूछा जाए कई बार कि वायुदाब में अंतर तो आ रहा है कि कहीं पर साइक्लोन, कहीं पर एंटी साइक्लोन। हमने बताया था कि वायुदाब में अंतर आने से, तो जब साइक्लोन होगा तो क्या होगा, एलपी लो प्रेशर होगा जो आपको, और जो एंटी साइक्लोन होगा तो हाई प्रेशर होगा। तो आपको ये क्लियर करना है कि साइक्लोन में क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है, एंटी साइक्लोन में क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। यानी चक्रवात, चक्रवात में क्या बनेगा, चक्रवात में तो बनेगा लो प्रेशर, और प्रति चक्रवात में क्या बनेगा, प्रति चक्रवात में बनेगा हाई प्रेशर। तो ये दोनों में, और प्रति चक्रवात होगा तो मौसम कैसा होगा, मौसम आकाश खुला होगा, कोई रेनफॉल नहीं होगा। और चक्रवात होगा तो मौसम कैसा होगा, मौसम में कभी कभी परिवर्तन होगा, रेनफॉल होगी, बादल बनेंगे, वर्षण होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको स्थिति मालूम करनी है कि वायुदाब कम होने पर और वायुदाब अधिक होने पर क्या प्रभाव होता है। आगे देखते हैं कि यही स्थिति फिर वापस से बता रखी है आपको कि हाई प्रेशर में क्या होगा और लो प्रेशर, हाई प्रेशर में एंटी साइक्लोन, और लो प्रेशर में साइक्लोन यानी रेनफॉल, नो रेनफॉल। ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए कि चित्रों के द्वारा हम कई चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं कि बारिश होने के लिए क्या होना ज़रूरी है। अब पूछा जाए कि धरातल के ऊपर लो प्रेशर बनना ज़रूरी है, क्योंकि हवाएं क्या करेगी, हवाएं सेंटर की ओर आएगी, और सेंटर की ओर आएगी तो ऊपर की ओर उठेगी, और ऊपर की ओर उठेगी तो
वायुमंडल में जाएगी और वहाँ पे बादल बनने के बाद बारिश होकर नीचे आएंगे। यानी एक जल चक्र की जो क्रिया होती है वो भी इसी के द्वारा चलेगी। और जब ये वापस नीचे आया, वायु भारी होने के बाद ठंडी हुई, भारी होकर नीचे आई, तो हाई प्रेशर के कारण यहाँ पे किसी प्रकार से मौसम में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। केवल डेजर्ट, केवल शुष्कता ज़्यादा बढ़ी। यहाँ पे शुष्कता नहीं होती है, यहाँ पे आर्द्रता रहती है, यहाँ पे मौसम में परिवर्तन ज़्यादा होता है। तो हम ये कहेंगे कि दुनिया के लिए ये वाली स्थिति बेस्ट है, ये वाली स्थिति बेस्ट नहीं है। तो सहारा डेजर्ट की बात करें या कालारी डेजर्ट की बात करें या थार डेजर्ट की बात करें या सोनोरम डेजर्ट की बात करें या मोजेव डेजर्ट की बात करें, तो जितने भी डेजर्ट है उन सब के लिए कहीं ना कहीं एक ये कारक बहुत बड़ा उत्तरदायी है। इसलिए हम यही तो कहते हैं कि 20 से लेकर 30 डिग्री अक्षांश रेखाओं के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि जब आप वायुदाब की पेटी पढ़ोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से वहाँ पे शुष्कता बन जाती है। तो आगे हम देखते हैं अब कि आइसोबार, कि हमने तो कहा वायुदाब, अब वायुदाब को जो बताते हैं तो उसमें क्या होता है, आइसोबार लाइन होती है। वायुदाब को बताने के लिए क्या होती है, आइसोबार। आइसोबार। अब ये समदाब रेखाएं क्या होती है, समझिए इसको। समदाब रेखाएं, और समदाब रेखा वायुदाब को समदाब रेखाओं के द्वारा भी बताया जाता है। और समदाब रेखाओं के लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी कि समुद्र की सतह से या सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। देखिए ये जो रेखा है ये एक जैसे, ये जो रेखा ये एक जैसी है, ये जो रेखा है एक जैसी है, ये वाली एक जैसी है। इट मीन हम ये देख रहे हैं यहाँ 1015 है, यहाँ पे 1016 है, यहाँ पे 1019 है, यहाँ पे 1014 है। तो इट मीन 1014 है तो सारी लाइन एक जैसी पैरेलल 1014 की है, ये लाइन एक जैसी है। तो इट मीन्स ये जो लाइनें ड्रॉ की गई है मानचित्र में, मौसम मानचित्र में लाइनें ड्रॉ की जाती है, समुद्र तल से समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखाएं ड्रॉ करी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम समदाब रेखाएं कहते हैं। पूरे विश्व में आप देख सकते हो, ऐसी बात नहीं कि हमने इंडिया में ही बताया इसको। और इसी के पीछे क्या होता है, इसके पीछे समदाब रेखाओं के द्वारा हमें दाब प्रवणता यानी कि दाब में किस प्रकार अंतर है वो भी समझ में आता है। कि जैसे 1014 वाली रेखा और आपके 1016 वाली रेखा के बीच की हम बात करें तो इसमें जो अंतर आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम प्रेशर ग्रेडियंस या दाब प्रवणता भी कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं ए लाइन ऑन द वेदर मैप दैट जॉइन प्लेसेस दैट हैव द सेम एयर प्रेशर एट ए पॉइंट कैलकुलेट टाइम। यानी एक समय पर जो समदाब रेखाओं को जोड़ के बनाई गई या बताई गई उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम समदाब रेखा कहेंगे। अब आगे हम ये देखते हैं कि जो वायुदाब होता है उसको किस में मेजरमेंट कर सकते हैं, वायुदाब को हम किस में मेजरमेंट कर सकते हैं। देखते हैं कि वायुदाब को मेजरमेंट करने के साथ साथ ये भी देखते हैं कि वायुदाब को मेजरमेंट करने के लिए हम बताते हैं कि वायुदाब को हम किस में मेजरमेंट करते हैं। नंबर 1 इंच में भी कर सकते हैं, इंच में भी कर सकते हैं। नंबर 2 सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। नंबर 3 मिलीबार में भी कर सकते हैं, मिली बार में भी, या mm जिसको कहते हैं मिली बार में भी कर सकते हैं वायुदाब को। अब जो इंच में होगा वायुदाब, तो इंच में कितना होगा, इंच में होगा 29.92 इंच होगा। सेंटीमीटर में कितना होगा, 76 सेंटीमीटर होगा। और मिली बार में कितना होगा, दिस इज़ वेरी स्टैंडर्ड एयर प्रेशर यूनिट 1013.24 भी मिल जाएगा या 25 भी मिल जाएगा, दोनों सही, यानी 1013.25 MB होता है। अब जो 1 MB बराबर होता है, 1 MB का मतलब होता है 1 MB बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर। 1 वर्ग जो सेंटीमीटर होता है उसके ऊपर 1 ग्राम बाहर का जो बल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, 1 MB। यानी 1 MB क्या हो गया, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम बाहर का जो बल होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम 1 MB कहेंगे। तो हमने क्या कहा कि इंच, सेंटीमीटर एंड मिलीबार कि ये तीनों क्या है, ये वायुदाब का अंकन करने की इकाइयाँ हैं जिनके द्वारा वायुदाब को हम बता सकते हैं। और अब
हम ये कहते हैं अगला कि वायुदाब को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है, कि कब वायुदाब ज़्यादा होगा तो कौन सा उपकरण होगा जो इसके लिए बताएगा कि यहाँ पे वायुदाब अधिक है। तो देखिए वायुदाब को अंकन करने वाले उपकरण, इसको हम कहते हैं एनोराइड बैरोमीटर। कौन सा बैरोमीटर है? एनोराइड बैरोमीटर है, जिसमें मिलीबार में लिखा हो रहता है। इस ढक्कन के ऊपर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर से जो नीडल होती है वो इसमें नीडल इसको मेजरमेंट करके बताती है कि वायुदाब में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है। इसको हम कहते हैं, इसको साधारण बैरोमीटर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सामान्य रूप से ये जो छड़ होती है, इसमें क्या होता है, ये जो ग्लास की जो छड़ है इसमें मरकरी होती है, और जो मरकरी ऊपर नीचे ज़्यादा होएगी तो वायुदाब को बताएगी। मरकरी में जो परिवर्तन हो, मरकरी यानी पारा भरा होता है, इसमें पारे के उतार चढ़ाव आने पर ही वायुदाब को बताया जाता है। यदि पारे का उतार चढ़ाव यानी पारा अधिक ऊंचाई पर है यानी वायुदाब अधिक है, और पारा कम है तो वायुदाब कम है। यानी ये क्या करेगा, एयर प्रेशर होने पर इसमें इंक्रीज होगा, कम होने पर डिक्रीज होगा। तो ये कब होगा, जब वायुदाब में उतार चढ़ाव आएगा। तो इसके लिए हमने साधारण बैरोमीटर या वायुदाब मापी कहते हैं इसको हम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वायुदाब का मापन है मुख्यतः कौन कौन से में, साधारण वायुदाब मापी में, 14 बैरोमीटर में या निर्द्रव वायुदाब मापी में करते हैं। तो दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि वायुदाब का मापन किस में किया जाता है या वायुदाब को मापने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, एक हो गया साधारण वायुदाब मापी, एक हो गया 14 बैरोमीटर, एक हो गया निर्द्रव बैरोमीटर। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक चीज़ और कि ऊंचाई के साथ, कि ऊंचाई पर जाने पर या ऊंचाई के साथ की बात करें कि ऊंचाई के साथ वायुदाब में प्रति 600 फीट पर, प्रति 600 फीट पे या 180 मीटर पे क्या होगा, मीटर पर 1 इंच या 3.4 या 3.4 MB मिलीबार की दर से वायुदाब घटने लगता है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि ऊंचाई के साथ में वायुदाब में प्रति 600 फीट पर या 180 मीटर पर क्या होगा, 1 इंच या 3.4 MB की दर से वायुदाब घटना स्टार्ट हो जाता है, वायुदाब घटना स्टार्ट हो जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि सामान्य रूप से 1800 फीट की ऊंचाई पर, सामान्यतः 1800 फीट की ऊंचाई पर क्या होगा, वायुदाब क्या होता है, वायुमंडल में वायुदाब आधा रह जाता है, बिल्कुल दाब आधा रह जाता है। तो थोड़ी सी जो इकाइयाँ जो यूनिट बताइए आपको क्लियर होनी चाहिए कि वायुदाब कहाँ पर बिल्कुल आधा होता है। 1800 फीट कह सकते हैं या 540 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल में वायुदाब आधा रह जाता है। तो सामान्य रूप से ये समझा कि सतह से ऊंचाई पर जाने पर, सतह से ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, सतह से ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब में कमी होना स्टार्ट हो जाती है, सतह से वायुदाब ऊपर जाने कमी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि वायुदाब में अंतर आने पर क्या होगा, कब साइक्लोन बनता है, कब एंटी साइक्लोन बनता है। तो ये सभी कारक आपको मालूम होने चाहिए कि वायुदाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये पढ़ा कि वायुदाब कहाँ पर ज़्यादा होता है, वायुदाब कहाँ पर कम होता है, हवाएं ऊपर क्यों उठा करती है और वायुदाब की क्या परिभाषा होती है। और एक सबसे बड़ी बात है कि वायुदाब की खोज किसने की, वायुदाब की खोज किसने की। तो देखिए वायुदाब की खोज किसने की, एक नाम है गयूरिक। गयूरिक ने क्या किया, गयूरिक ने जो वायुदाब के बारे में सबसे पहले बताया, कब बताया, 1651 में बताया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। और सागर तल पे जो वायुदाब है वो सर्वाधिक होता है, ये भी आपको पता है। अब सागर तल पे सर्वाधिक होता है तो वहाँ पर जो एक वर्ग इंच पर क्षेत्रफल में कितना, 14.7 पौंड या 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दाब होता है।
तो दो चीज़ यहाँ पे क्लियर कीजिए कि वायुदाब के बारे में सबसे पहले ग्यूरिक ने 1651 में बताया था। दूसरा, जो सागर तल पे वायुदाब सर्वाधिक होता है तो वहाँ पे 1 वर्ग इंच पर कितना होता है, 14.7 पाउंड होता है, या 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दाब होता है। तो दोस्तों, अगर आपसे वायुदाब के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल रूप से तो आपको आने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि वायुदाब की पेटियाँ कितनी होती है और उन पेटियों में किस प्रकार से वायुदाब में कहीं पर उच्च दाब, कहीं पर निम्न दाब जैसा परिवर्तन दिखाई देता है, उसके पीछे क्या कारण है, वहाँ की क्या विशेषता है। देखते रहिए हमारे वीडियो और शेयर भी कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।